हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, है ना। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आता है, कौन नींव रखता है? गुलाम वंश सबसे पहले आएगा। गुलाम वंश की नींव कौन रखेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? मोहम्मद गौरी का गुलाम है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक वो रहते हैं और चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उनका, कुछ लोग कहते हैं पुत्र था, अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। आराम शाह आते हैं। आराम शाह आराम ही करते हैं, मतलब उनमें कुछ योग्यता होती नहीं है सुल्तान के पद पर बैठने की। उनको विद इन 7 मंथ, कहीं कहीं 6 भी मिलेगा, मतलब 7 महीने के अंदर ही उन्हें हटा दिया जाता है और बैठते हैं फिर इल्तुतमिश गद्दी पर। और इल्तुतमिश कहा जाता है कि वो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम भी थे और उनके दामाद भी थे, ठीक है। जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं और इल्तुतमिश के बाद एक और आएंगे, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। एक्चुअल में होता क्या है कि इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही अपना जो उत्तराधिकारी है वो अपनी योग्य पुत्री यानी रजिया सुल्तान को घोषित करते हैं। जो इल्तुतमिश है, उनकी जो छोटी बेगम होती है उनका नाम होता है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान अच्छी नहीं होती है, मतलब वो ये चाहती है कि उसका जो पुत्र है वो गद्दी पर बैठे, लेकिन वो योग्य नहीं होता है। और जो इल्तुतमिश है वो रजिया की योग्यता से प्रभावित होकर उसे ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं और इतना ही नहीं, टंकों पे भी उसका नाम अंकित करवाते हैं। इससे ये बात इसको अच्छी नहीं लगती है शाह तुर्कान को। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हो जाती है तो एक्चुअल में तो बैठना चाहिए रजिया सुल्तान को, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाने के लिए, और इतना ही नहीं, रजिया जो शाह तुर्कान होती है, रुकनुद्दीन बैठता ही है सिर्फ, लेकिन सारा कुछ कौन देखता है? नाम का वो उत्तराधिकारी होता है, नाम का कुर्सी पर बैठा होता है, लेकिन सब कुछ देखना किसके हाथ में होता है? शाह तुर्कान के। और शाह तुर्कान बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, मतलब उसने आतंक फैला दिया, ठीक है। लोग भी बहुत ज्यादा नाराज हुए उसके शासन करने का जो तरीका था। और पहली बात, वो एक्चुअल में शासिका वो नहीं थी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, जिसके पास कोई योग्यता नहीं थी। जब परेशान हो जाती है रजिया तो उसने लास्ट में यही डिसाइड किया कि अब मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी, और वो सीधा जो है लाल वस्त्र धारण करके और जुम्मे वाले दिन पहुंचती है। और आप लोग को भी पता है कि नमाज पढ़ने के लिए लोग इकट्ठा होते हैं और जुम्मे वाले दिन वो पहुंचती है और वहां पे न्याय मांगती है कि मेरे साथ, उसे अपनी बातें बताई। उसने बताया कि मेरा शोषण किया जा रहा है एक तरीके से, मेरी जो सौतेली माँ है वो मुझे बहुत परेशान कर रही है, और जो सुल्तान थे उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया था और मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। दिल्ली की जनता पहली बार अपना शासक चुनती है और बहुत सारे लोग नाराज भी होते हैं कि महिला है, ये चेयर पे बैठ रही है, उत्तराधिकारी, ये ठीक नहीं है। तो ऐसे ऐसे बट वो बैठती है, ठीक है। तो हिंदुस्तान के तख्त पर राज करने वाली पहली मुस्लिम महिला सुल्ताना तो ये है रजिया सुल्ताना, और इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रारंभिक समस्याएं क्या आई इनके पास? जैसा कि हमने बताया कि बैठना इनको चेयर पे था, कुर्सी पर, लेकिन ये बैठे नहीं। हुआ क्या, एक्चुअल में जो प्रांतीय इक्तादार थे ना, एक सेकेंड, जो प्रांतीय इक्तादार थे वो अपना अधिकार क्या समझते थे कि सुल्तान, किसको सुल्तान बनाना है और किसको नहीं बनाना है। उनका अपना एक तरीके से कहते थे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये, ठीक है। कि प्रांतीय इक्तादार अपना अधिकार समझते थे सुल्तान को गद्दी पर बैठाना और उन्हें पदच्युत करना, उन्हें हटाना, ठीक है। प्रांतीय इक्तादारों ने रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया, है ना। जैसे ही इल्तुतमिश की मौत होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद इसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बैठा देते हैं, लेकिन विद्रोही बनकर उसे पदच्युत भी कर दिए। उसके बाद रुकनुद्दीन के बाद आती हैं रजिया सुल्तान, और इन्हीं को हमें पढ़ना है। रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो इनकी उपाधि बहुत बार पूछा है, आगे भी संभावना है। तो उम्दत उल निस्वा, न्याय प्रदान करने वाली राजा, है ना, न्याय प्रदान करने वाली राजा, उम्दत उल निस्वा। रजिया दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह 1236 ईस्वी में गद्दी पर बैठती है।
तो प्रारंभिक समस्याएं इतना याद रखिए, और मैं आप लोग को फिर कहती हूँ कि इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं उन्हें देख लीजिएगा, सीक्वेंसिंग में चलिए, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। तो प्रारंभिक समस्या और उपाधि आपने देखा, उम्दत उल निस्वा किसकी है उपाधि? रजिया सुल्तान की है। 1236 में ये बैठती हैं। कार्य की हम बात करते हैं तो इन्होंने स्टार्टिंग में, प्रारंभ में कार्य क्या किया? प्रशासन के साथ सीधा संबंध स्थापित करने के लिए रजिया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कबा यानी कुर्ता और कुला यानी पगड़ी का एक प्रकार कहा जाता है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। कबा क्या है? कुर्ता, और कुला क्या है? पगड़ी, है ना। पगड़ी अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पे इसने पगड़ी पहन भी रखी है रजिया ने, ये है ना, समझ में आया? तो ये इस तरीके से इसने स्त्री का जो होता है ना, वो नहीं पहनती थी, जो पुरुष धारण करते थे वैसा वस्त्र पहनती थी, ये उसको अपनाया। उसने दरबार में उपस्थित होना प्रारंभ किया और शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर जुनैदी के नेतृत्व में प्रांतीय शासकों के गठबंधन को समाप्त कर दिया। इसने क्या किया? पहले तो इसने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज किया। इसने बोला अब ये साड़ी और कुर्ता और ये सूट सलवार पहनने से काम नहीं चलेगा, मतलब ठीक है, राजा थी, राजा बन गई थी अब ये, तो इसने सीधा पहले महिला वस्त्र का बहिष्कार किया और पुरुषों द्वारा धारण किया जाने वाला कबा और कुला धारण किया। पगड़ी पहनती थी और कुर्ता पहनती थी, ठीक है। और उसने दरबार में उपस्थित होना प्रारंभ किया। अब ये दरबार में भी उपस्थित होने लगी, अब चूंकि ये राजा है। और शासन के प्रारंभ में रजिया ने इल्तुतमिश के भूतपूर्व वजीर जो है जुनैदी, उनके नेतृत्व में इसने प्रांतीय जो शासक थे उनके गठबंधन को समाप्त कर दिया। ओके, अब आते हैं हम लोग रजिया के कार्य पर। विद्रोही इक्तादार को परास्त करने के पश्चात रजिया ने शासन का पुनर्गठन आरंभ किया। विद्रोही इक्तादार को, जो इक्तादार थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनको परास्त करने के लिए, उनको हराने के लिए, इसने हराने के बाद रजिया ने शासन का पुनर्गठन आरंभ किया और उसका प्रमुख लक्ष्य शासन से तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त। तुर्की गुलाम सरदार कौन थे? तुर्कानी चहलगानी का नाम सुना, जिसमें 40 लोग थे, 40 साहब जिसे बोला जाता, वो सारे वही तो थे तुर्की सरदार, है ना। तो याद रखो कि तुर्की गुलाम सरदारों के प्रभाव को समाप्त करने, उन्हें सिंहासन के अधीन लाना था, ठीक है। और विभिन्न पदों और सूबों में उसने नवीन अधिकारियों की नियुक्ति की, ठीक है। अब नए नए अधिकारियों को भी उसने क्या किया? नियुक्त करना स्टार्ट कर दिया। अपने विश्वास पात्र सरदारों को विभिन्न पदों पर उसने पदोन्नत किया और ख्वाजा मुहाजबुद्दीन के वजीर मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को, याद रखना, ख्वाजा मुहाजबुद्दीन के वजीर मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को सेना का प्रधान और बनाया, ठीक है। तथा उसकी मृत्यु के बाद मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी को नायबे लश्कर नियुक्त किया, ठीक है। तो नायबे लश्कर कौन थे? मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोरी। किसकी मृत्यु के बाद? बहतू, ठीक है। चलिए, मलिक इजुद्दीन, अब ये देखिए मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर का इक्तादार बनाया। तो लाहौर का इक्तादार रजिया ने किसको बनाया? मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज को। तो बहुत बड़ा नाम है, याद होने के लिए आप ये एक शब्द कुछ याद कर लीजिए, इजुद्दीन याद कर लीजिए या कबीर खां याद कर लीजिए, जो आपको सही लगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा दो अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों के अंतर्गत मलिक ए कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन को बदायूं का इक्तादार, इंपॉर्टेंट, जैसे जब ऐबक था तो उस वक्त बदायूं के इक्तादार कौन थे? उस वक्त इल्तुतमिश, है ना, बदायूं का इक्तादार। अब यहाँ पे देखिए रजिया के काल में कौन है? मलिक ए कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन को बदायूं का इक्तादार इसने, और फिर उसके बाद अमीर ए हाजिब का पद दिया। इसे क्या दिया? अमीर ए हाजिब का पद दिया, ठीक है। मलिक इजाउद्दीन कबीर खां एयाज को लाहौर का इक्तादार, और फिर उसके बाद उसने मलिक कबीर इख्तियारुद्दीन एतगीन को बदायूं का इक्तादार, और फिर अमीर हाजिब पद भी उसे दिया।
इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया को पहले बरन का फिर भटिंडा का इक्तदार बनाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अल्तूनिया। इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखो, भटिंडा का इक्तदार बनाया। ये दो अधिकारी रजिया के कृपा पात्र थे। पूछा जा सकता है रजिया के कृपा पात्र कौन है? इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया और एतगीन, ठीक है। परंतु रजिया के पतन में इन्हीं दोनों का प्रमुख भाग, कृपा पात्र जरूर थे लेकिन उसके नाश का कारण भी यही दोनों बने। समझ में आया? इन्हीं दोनों ने प्रमुख भाग लिया, इसके रजिया के पतन में इन्हीं दोनों का योगदान रहा, ठीक है। जो सबसे करीब वही सबसे ज्यादा खतरनाक। एक अबिसीनियन मलिक जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीरे आखूर यानी अस्तबल का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। ये नाम इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन आया भी है और वैसे भी आपको जानना है। अमीरे आखूर पद पर कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि याकूत, आखूर पे कौन था? जमालुद्दीन याकूत। ये कौन था? अबिसीनियाई ठीक है। अब देखिए आगे, जमालुद्दीन याकूत जो कि अमीरे आखूर पद पर था, रजिया का कृपा पात्र था। ये भी कृपा पात्र। वह रजिया को घोड़े पर बैठाते समय हाथों का सहारा देता था। इसके साथ इसका नाम भी बहुत जोड़ा गया, ठीक है। इस कारण कुछ इतिहासकारों ने रजिया पर याकूत के साथ प्रेम संबंध होने का भी दावा किया, आरोप लगाया, ठीक है। तो जमालुद्दीन याकूत नाम याद रखिएगा। फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता का कहना है, इतिहासकार फरिश्ता का कहना है कि वह घनिष्ठता है जो एबिसीनियाई यानी याकूत के बारे में बोल रहे हैं ये, और रानी के बीच इस बात में प्रकट होती थी कि जब रानी घोड़े पर सवार होती थी तो सदैव वही अपने हाथों से उसे घोड़े पर चढ़ाता था, ठीक है। तो रजिया का याकूत के साथ प्रेम संबंध जोड़ा जाता था, ठीक है। किस पद पर थे ये जमालुद्दीन याकूत? अमीरे आखूर, अस्तबल का प्रमुख। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर आखूर पद पर केवल तुर्की अधिकारी ही नियुक्त किए जाते थे। संस्थापित जातीय विशेषाधिकारों पर रजिया के इन स्पष्ट प्रहारों के विरोध के शीघ्र ही विद्रोहों का स्वरूप ग्रहण कर लिया। विरोध ने शीघ्र ही विद्रोहों का स्वरूप ग्रहण कर लिया। देखिए, ये अबिसीनिया ही था, वहां पर जो ये आखूर पद है इस पर कौन आता था? सिर्फ तुर्की, लेकिन इसने इसको चेंज ही कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या हुआ? विद्रोह शुरू हो गए, ठीक है। प्रथम बार रजिया ने ही सामंत गर्ग की कमर तोड़ने का निश्चय किया तथा गैर तुर्क शासक वर्ग की शक्ति संगठन का प्रयास किया, ठीक है। तो इसने जो गैर तुर्की थे उनकी शक्ति को संगठित करने का प्रयास किया और तुर्कों की शक्ति को तोड़ने का भी निश्चय किया। समझ में आया? उसने तुर्क सामंतों की शक्ति कम करने के लिए गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन देने की नीति अपनाई। उसने गैर तुर्क जो सरदार थे उनको प्रोत्साहित किया। क्यों? ताकि तुर्कों की शक्ति को वो तोड़ सके। याकूत को अमीरे आखूर के पद पर नियुक्त करना इसी नीति का एक भाग था, क्योंकि वह उस पद पर केवल तुर्क आते थे, लेकिन इसने गैर तुर्की को वहां पे नियुक्त कर दिया। पहला प्रयास तो यही था, ठीक है। पहले तो इसी ने इस पर प्रहार कर दिया। बिहार का विद्रोही सरदार तुगारिल ए तुगान खा ने रजिया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो बिहार का विद्रोही सरदार था, तो नाम है तुगान खा, उसने रजिया के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार उच्च से लेकर लखनौती यानी बंगाल तक रजिया का आधिपत्य स्थापित हो गया। मिन्हाज क्या कहते हैं? मिन्हाज का नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मिन्हाज के अनुसार कहा जाता है कि देवल से लखनौती तक सभी मलिकों एवं अमीरों ने उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। ऐसा किसका कहना है? मिन्हाज, ठीक है। मिन्हाज ने कहा कि देवल से लेकर लखनौती तक जितने भी मलिक और अमीर थे उन्होंने रजिया की जो
अमीरों ने रजिया की सत्ता स्वीकार कर ली। ठीक है, मलिकों एवं अमीरों, जो ये मलिक और अमीर थे, इनका नियंत्रण स्थापित करने के बाद रजिया ने अब क्या किया, मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोर के नेतृत्व में रणथंभौर के विरुद्ध अभियान भेजा, किंतु सफलता नहीं मिली। अब इसने मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोर के नेतृत्व में कहां पे, रणथंभौर में भी एक अभियान भेजा, लेकिन ये यहाँ पे सफल नहीं रही, यहाँ पे ये असफल रही। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में रजिया ने रणथंभौर में अभियान भेजा था, तो वो है मलिक कुतुबुद्दीन हसन गोर। इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए विद्रोह की अब बात कर लेते हैं हम लोग। रजिया ने तुर्क सामंतों की शक्ति तोड़ने, गैर तुर्क सरदारों को प्रोत्साहन और प्रोन्नति देना प्रारंभ किया। विद्रोह यहीं से स्टार्ट हो गया। पहले भी आप देखे हो, पहले की स्लाइड में, तुर्क सामंत जातीय रूप से अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। जो तुर्क थे वो कहते थे, वो अपने आप को, जैसे अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज क्या बोलते थे कि जातीय रूप से हम सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है ना, और सबको हीन दृष्टि से देखते थे, वैसा ही समझिए। अतः गैर तुर्क सामंतों की प्रोन्नति से उनका असंतोष बढ़ने लगा। ठीक है, और दूसरी ओर गैर तुर्क सामंतों का नवगठित दल संख्या और अनुभव में तुर्क सामंतों से कमजोर था। वो लोग अनुभवी थे, ये लोग अनुभवी नहीं है, इनका तो नया नया है सब कुछ, है ना। रजिया को आवश्यकता अनुसार समर्थन देने की स्थिति में नहीं था। ठीक है, रजिया के विरोधियों ने उसके कमजोरी का लाभ उठाने का निश्चय किया। रजिया के जो विरोधी थे उन्होंने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, मतलब फायदा उठाने का निश्चय किया। दो सरदार जो रजिया के कृपा पात्र थे पहले मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, मलिक इख्तियारुद्दीन और कौन है, अल्तुनिया। इख्तियारुद्दीन और ये अल्तुनिया, इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। सबसे करीब थे, इन्हें सारी चीजें पता थी। आप लोगों ने कहावत सुनी है, सबसे खतरनाक दुश्मन सबसे अच्छा दोस्त ही साबित होता है, क्योंकि आपके सारे रहस्य उसी को पता होते हैं, है ना। लाहौर का सूबेदार कबीर खां एयाज भी, लाहौर का सूबेदार कबीर खां एयाज भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया। तो अल्तुनिया और इख्तियारुद्दीन और जो लाहौर का एयाज है वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हुआ। षड्यंत्र किसके खिलाफ है, रजिया सुल्तान के खिलाफ है। रजिया को दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त था तथा वह पूर्ण सचेत थी, जिसके कारण महल में कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता था। वो हम मतलब सचेत रहती थी, उसे पता था कि कोई हमारा सगा नहीं है, तो हमेशा, है ना, अलर्ट रहती थी। दिल्ली पर आक्रमण कर उसे जीतना भी कठिन था, अतः रजिया को राजधानी से दूर ही पराजित किया जा सकता था। दिल्ली में तो संभव नहीं था, क्योंकि ये ऐसी सुल्ताना थी जिसको दिल्ली की जनता ने चुना था, तो दिल्ली की जनता तो इसके साथ खड़ी थी। दिल्ली में इसको असफल बनाना या इससे लड़ाई करना या इसके खिलाफ विद्रोह करना वो तो असंभव था। तो इन लोगों ने सोचा कि दिल्ली में तो ये पॉसिबल है नहीं, तो बेटर कि कोई और जगह देखी जाए। इस आशय से सर्वप्रथम 1240 की बात है, 1240 ईस्वी, लाहौर के इक्तादार कबीर खां अयाज ने विद्रोह किया। ठीक है, और रजिया ने शीघ्रता से इस विद्रोह को दबा दिया। रजिया ने इस विद्रोह को दबा दिया। कबीर खां पराजित होकर भाग गया। जो लाहौर का इक्तादार है कबीर खां, वो पराजित हुआ और भाग गया। रजिया ने चेनाब नदी तक उसका पीछा किया। चेनाब नदी सिंधु की सहायक। ठीक है, चेनाब नदी के उस पार मंगोलों का अधिकार था। चेनाब के उस पार किसका अधिकार था, मंगोलों का अधिकार था। अंत में विवश होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। रजिया ने उससे लाहौर की सूबेदारी छीन ली। सबसे पहले तो उससे बोला कि अब तुम लाहौर की सूबेदार रहोगे ही नहीं, वो छीना, तथा उसके स्थान पर उसे मुल्तान की सूबेदारी प्रदान की। अब लाहौर की जगह इसको मुल्तान का सूबेदार बना दिया गया। किसको, कबीर खां को। ठीक है, मुल्तान का सूबेदार बना दिया गया। और इस विद्रोह के 10 दिन बाद, मतलब कि विद्रोह के 10 दिन बाद एतगीन के इशारे पर भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया भी तो विद्रोही है, ने विद्रोह कर दिया। भटिंडा का सूबेदार, उसने भी, नाम क्या है, अल्तुनिया, इसने भी विद्रोह कर दिया। तो रमजान के
गर्मी के दिन चल रहे थे रमजान में और उसकी परवाह नहीं की और रजिया ने सीधा क्या किया, तबर हिंद की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, और राजधानी के कुछ अमीर, देखिए राजधानी में भी ऐसा नहीं है सब इसके सगे थे, राजधानी में भी इसके शत्रु बैठे हुए थे और वो पीठ पीछे षड्यंत्र करते रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गुप्त रूप से यानी चोरी चुपके अल्तुनिया का समर्थन किया। अल्तुनिया कौन है, जो कृपा पात्र है और वही क्या कर रहा है, विद्रोही है। अमीरों ने याकूत की, अब याकूत है उसकी हत्या कर दी अमीरों ने। ठीक है, अल्तुनिया ने रजिया को पराजित कर भटिंडा के किले में कैद कर दिया। अल्तुनिया ने क्या किया, याकूत मर चुके हैं, अमीरों ने उनकी हत्या कर दी है, रजिया को भटिंडा के किले में अब कैद कर लिया गया है। ठीक है, किसने किया है, अल्तुनिया ने। ठीक है, रजिया के कैद होते ही तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को अब गद्दी पर बैठा दिया। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान और अब आ गए तीसरे पुत्र, नाम क्या है इनका, बहराम शाह। ठीक है, सीक्वेंसिंग पता होना चाहिए आपको। गद्दी पर बैठने के बाद बहराम शाह ने नाइबे मामलिकात का नवीन पद सृजित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वप्रथम यह पद विद्रोहियों के नेता एतगीन को दिया गया। अल्तुनिया इस निर्णय से संतुष्ट नहीं था, अल्तुनिया को ये ठीक नहीं लगा। ठीक है, तो रजिया को कैद कर लिया गया है भटिंडा के किले में और जो तीसरा पुत्र है इल्तुतमिश का, बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया गया है। बहराम शाह ने एक नया पद नाइबे मामलिकात का सृजन किया और विद्रोहियों के नेता जो थे एतगीन, उन्होंने इसका समर्थन एतगीन को दिया गया था ये। ठीक है, अल्तुनिया इस निर्णय से खुश नहीं था। अब आगे देखिए क्या हुआ, रजिया को सत्ता से हटाने के बाद उसने जो भूमिका निभाई थी उसके अनुसार उसे कोई लाभ नहीं मिला, है ना। रजिया ने अल्तुनिया के इस असंतोष का लाभ भी उठाया। एक तो अल्तुनिया खुश नहीं था, रजिया को समझ में आ गया। ठीक है, वो कुछ ज्यादा ही मतलब उसके हाई होप्स थे, उसे मिल नहीं रहे थे, तो रजिया ने उसका क्या किया, फायदा उठाया। रजिया ने अल्तुनिया के इस असंतोष का क्या किया, लाभ उठाया और उससे अपना संपर्क बना लिया तथा विवाह कर लिया, संबंध बना लिया, संपर्क बनाया और विवाह कर लिया। और रजिया अल्तुनिया की सहायता से अपना सिंहासन पुनः प्राप्त करना चाहती थी। वो अल्तुनिया से उसने शादी भी की और सोच रही थी कि ये मेरी हेल्प करेगा तो दोबारा से मुझे क्या होगा, मतलब अपनी सत्ता पे फिर से मैं बैठ पाऊंगी। ठीक है, अपनी कुर्सी को ये वापस लेना चाहती थी। अल्तुनिया को भी अपने सम्मान और पद में वृद्धि की आशा थी। अल्तुनिया भी सोच रहा था कि ये तो वैसे भी नाखुश था, ये सोच रहा था इसकी वाइफ जो बन चुकी है वो राजा रहेगी और मुझे भी, मेरे भी मतलब सम्मान में वृद्धि होगी, है ना, मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। शासक बनने के पश्चात बहराम शाह ने अपने हाथों में शक्ति संचित करने का प्रयास किया। बहराम शाह भी गद्दी पर, उनको हटाना है ना। सबसे पहले उसने एतगीन की हत्या करवा दी, सबसे पहले तो उसने एतगीन को हटाया। बहराम शाह का मुकाबला करने के लिए खोखर, राजपूत और जाटों को सम्मिलित कर अल्तुनिया ने बहराम शाह को हटाने के लिए, अल्तुनिया अब तो रजिया के साइड है, रजिया की साइड है ना, तो उसने किसको मिलाया, खोखरों को, है ना, राजपूत खोखरों और जाटों को उसने इकट्ठा किया और एक सेना एकत्रित करने के बाद बहराम से असंतुष्ट सरदार मलिक सलारी और कराकश भी उससे जा मिले। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई किसी से, जैसे अभी बहराम शाह है तो ऐसा थोड़ी है कि बहराम शाह को हर कोई पसंद कर रहा था, बहराम शाह के भी तो दुश्मन थे ना, तो बहराम शाह के जो दुश्मन थे वो जाके अल्तुनिया से मिल गए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि कराकस भी उससे जाकर मिला। अल्तुनिया ने रजिया के साथ अपनी सेना लेकर दिल्ली की ओर बढ़ी। ठीक है, तो रजिया अल्तुनिया के साथ मिली और सेना के साथ दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु बहराम शाह के हाथों पराजित होकर उसे भटिंडा लौटना पड़ा। बहराम शाह ने पराजित कर दिया। वापस लौटते समय मार्ग में कैथल के निकट उसकी सेना के साथ छोड़ दिया, उसकी सेना ने उसका साथ ही छोड़ दिया कैथल के निकट। ठीक है, और होता क्या है कि रजिया व अल्तुनिया एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तभी 25 दिसंबर 1240
इज़्वी को डकैत जो थे, डाकू जो थे, उन्होंने उसका वध कर दिया। तो इसका किस्सा हो गया समाप्त। बहराम शाह चेयर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो रजिया सुल्तान हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।